हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा भारत की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि एपी -2 -4 -6 -8 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए जो ये एपी दिया है इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है, तो जो एपी का पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। यानी प्रथम पद कितना है, यहाँ पे -2 है। अब आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे -4 दूसरा पद है और -2 क्या है, पहला पद है। तो अब यहाँ पे आप लोग घटा लीजिए, दूसरा पद यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है, -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -4 और +2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी प्रथम पद कितना निकलेगा, -2 निकलेगा, और सार्वंतर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो कथक के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि OH के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि OH के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है उड़ीसा का, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 7 + 3√2 कौन सी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये संख्या है ये कौन सी संख्या है। तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है या पाई रह जाता है तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, √2 है, तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा और किसी भी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसीलिए 7 + 3√2 एक कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया का मजदूर एक हो यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस है, तो ये है मीथेन गैस, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx और प्लस क्या होता है d होता है। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। ये आपको दोनों ही याद रखना है क्योंकि दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि यहाँ पे बता दीजिए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax³ + bx² + cx + d। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिए कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है वियतनाम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा,
बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है इस पे क्या होता है, धन आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो या आत्म तत्व की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर -2 है, तो एपी के प्रथम 2 पद लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया है कि एपी का प्रथम पद 4 दिया है, यानी एपी का प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। यानी ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है, और सार्व अंतर कितना दिया है, -2 दिया है। तो यानी सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। यानी डी का मान यहाँ पे -2 है, तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 2 पद लिखें। यानी आपको पहला पद लिखना है और यहाँ पे दूसरा पद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है। बस इसमें आपको मान रखना है, ए का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे प्रथम पद 4 निकल गया, और यहाँ पे अब दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे ए का मान रखना है, तो ए का मान 4 प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए पहला पद तो 4 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी प्रथम पद यहाँ पे 4 निकल जाएगा, और दूसरा पद कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। यानी पहला पद 4 और दूसरा पद कितना होगा, 2 होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है नाविकों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये किसकी संस्था थी, तो ये थी व्यापारियों की एक संस्था। तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। ए ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह का पीएच 7 होने पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों का कब क्षय होना शुरू हो जाता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता
होता है, दांतों का क्षय शुरू होने लगता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था। ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था, तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की बहुपद 10x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो ये बहुपद दिया है इसका क्या निकालना है, आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c बट्टा a। अब यहाँ पे आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 10 है, b का मान कितना है, तो x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, और c का मान क्या है, यहाँ पे 3 है। बस इसमें आपको रख देना है, c का मान 3 है तो 3, और a का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 3/10 होगा, यानी यहाँ पे c ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो दो समीकरण है ये संपाती होगा, तो k का मान यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब दो आलेख, यहाँ पे दो समीकरण संपाती होता है तो यहाँ पे समीकरण कैसा बनता है, तो a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2। जब आलेख संपाती होता है तो ये कंडीशन बनता है। बस यहाँ पे आपको a1 और a2, b1 और b2 और यहाँ पे c1/c2 का यहाँ पे मान रखना है। तो ये पहला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c1 होगा। और ये दूसरा समीकरण है, तो x में जो गुणा करेगा वो क्या होगा, a2 होगा, जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, c2 होगा। बस इसमें रखिए a1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और a2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बराबर है, तो बराबर b1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और b2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं k है, तो यहाँ पर रख दीजिए k, और c1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, और c2 का मान यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14। अब इसको बराबर कर लीजिए या इसको बराबर कर लीजिए, तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 बराबर क्या होगा, 2/k। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो 1 में k से गुणा होगा तो k हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
जाएगा, यानी के का मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग HCl कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न की जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है धोने का सोडा, सी ऑप्शन है बिरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन है एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल का अस्थायी कठोरता हटाने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो धोने का सोडा मिलाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है गोविंद सिंह को, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है हिक्की को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है, तो हिक्की को माना जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन द्वारा, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन द्वारा, डी ऑप्शन है निस्तापन द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो जो फेन उत्प्लावन विधि होता है इसके द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी नेता, डी ऑप्शन है वियतनामी। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है तो बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस 40 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और यहाँ पे होमवर्क प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। होमवर्क प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन चालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चालक है। ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन चालक है इसमें से। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए। टेस्ट कब होता है, तो सुबह 5:30 बजे होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है, तो 1 बजे दिन में होता है। बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो नया आया है वो कब होता है, तो 6 बजे शाम में होता है। और गेस प्रश्न कब चलता है यहाँ पे, तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो अगर आप ये 4 क्लास करते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में आपका काफी अच्छे नंबर आएगा। ये हमारा गारंटी है, काफी अच्छा नंबर आएगा। तो ये 4 क्लास का आप लोग टाइम नोट कर लीजिए और 4 बजे आप मतलब ये 4 क्लास आप लोग हमसे करिए और बिल्कुल टाइम से कीजिए। और जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जाता है तो प्लीज आप लोग उसे, जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे लिख के और रिवीजन आप लोग करते रहिए, काफी अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।